नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भूगोल विषय से संबंधित है। इसमें अध्याय क्रमांक हम 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय क्रमांक 3 पढ़ रहे हैं। नाम है अफवाह। अध्याय क्रमांक 3 जिसका नाम है अफवाह। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की, यानी कि सिंधु नदी तंत्र क्या है। अब देखिएगा, आपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने विभिन्न शब्दावलियों की चर्चा की कि भाई कौन अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, नदी क्या है, नदी तंत्र क्या है, नदी का अफवाह बेसिन क्या होता है, नदी की लंबाई चौड़ाई, ये अफवाह बेसिन ये क्या होते हैं। ये तमाम शब्दावलियों की हमने चर्चाएं कर ली है। और उसके साथ ही साथ हमने भारत के अफवाह तंत्रों के समय इसमें यह भी जाना था कि भाई कौन कौन सी नदी तंत्र हैं भारत के। इनके उद्गम स्रोत के आधार पर हमने हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां इन 2 भागों में बांटा था, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हिमालयी नदियां। यानी कि हिमालय की नदियां कौन कौन सी है? वे नदियां जिनका उद्गम स्रोत हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय जिसका विस्तार आपने पढ़ रखा है कि भाई भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित एक पर्वतीय भूभाग है, जिसे हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व की नवीनतम पर्वतमालाओं में नवीनतम पर्वतमाला है। तो उसमें आपके भारत के क्षेत्र कौन से आते हैं? जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका नेपाल देश आ जाता है। उसके बाद में सिक्किम का भाग, आपके पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का क्षेत्र आपके इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलता है। और इन्हीं प्रदेशों से, यानी कि इस हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियों से, हिमनदों से, ग्लेशियरों से जिन नदियों का उद्गम होता है वो हिमालयी नदियां कहलाती है। और उनमें प्रमुख नदियां आती है, 3 प्रमुख बड़ी नदियां हैं। वो नदियां आती है आपके हिमालय की जो उत्तरी ढलानों से उद्गमित होने वाली नदियां आती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और हिमालय के दक्षिणी ढलानों से उद्गमित होने वाली नदी है वो गंगा नदी है। यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां आपके हिमालय के उत्तरी ढाल से उद्गमित होती है। कहां से होती है भाई? उत्तरी ढाल से उद्गम होता है। फिर आप गंगा नदी की बात करते हो तो इसका उद्गम होता है दक्षिणी ढाल से। कहां से होता है भाई? हिमालय के दक्षिणी ढाल से उद्गम होता है। दक्षिणी ढाल से उद्गम, ये दक्षिणी ढाल कौन से क्षेत्र में आ जाता है? तो ये दक्षिणी ढाल आ जाता है भारत में। और जो उत्तरी ढाल वाला क्षेत्र है ये कहां आ जाता है? तिब्बत के अंतर्गत आ जाता है। कौन से भाग में आ जाता है? तिब्बत में आ जाता है, यानी कि चीन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये लंबी नदियां हैं, बहुत लंबी लंबी नदियां हैं। इनका उद्गम हिमालय से होता है। जैसे आप सिंधु नदी की बात करते हो, तिब्बत वाले क्षेत्र से उद्गम होता है, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में विलय हो जाती है। उसी प्रकार से गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से निकलती है, फिर भारत के ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश वाले क्षेत्र में इसकी एक शाखा जाती है। एक शाखा पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हो, तिब्बत वाले क्षेत्र से उद्गम होता है, तिब्बत में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है, फिर जाकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, फिर असम में जाती है, असम से आगे चलकर बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी के साथ में मिलते हुए ये एक डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब इसमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय कर देती है। तो इस प्रकार से ये बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करती है। जैसे आपके सिंधु नदी की लंबाई आपने देखी थी 2900 किलोमीटर है, फिर आप गंगा की लंबाई देखते हो तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। तो ये बहुत लंबी लंबी नदियां हैं, युवा अवस्था की नदियां हैं। इनके द्वारा आपके लंबवत और तीव्र अपर्दन किया जाता है, जिनसे ये नदियां विभिन्न महाखंडों और गोर्ज का निर्माण करती है। वी आकार की घाटियों का इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। फिर आपके मध्यवर्ती और निचले भागों में इनके द्वारा में आपके गोखुर झीलें, डेल्टा, विसर्प, इन भागों का भी निर्माण किया जाता है। बाढ़ के विभिन्न मैदान बनते हैं, जैसे नवीन मैदान को आप खादर कहते हैं, पुराने बाढ़ के मैदान को आप बांगर कहते हैं। इस प्रकार से ये बहुत सी इसमें विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, जिनकी हमने चर्चाएं पिछले वीडियोस के दौरान हमने कर ली है। ठीक है, अब इस हिमालयी नदियों में आपके सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र का अर्थ क्या है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर आपके कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की बात करते हो तो इसमें सिंधु नदी आती है, सबसे प्रमुख नदी। इस सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम स्रोत आ जाता है तिब्बत वाले क्षेत्र में, यानी कि हिमालय का जो दक्षिणी ढलान है उसमें तिब्बत वाला क्षेत्र है, जहां पर आपके मानसरोवर झील आती है। उस मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद से आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह नदी जाकर
भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से आगे ये भारत में प्रवेश करके इस नदी के द्वारा आपके लद्दाख क्षेत्र को अपवाहित किया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में ये प्रवाहित होती जाती है और फिर लद्दाख से आगे चलते हुए नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये नदी इस प्रकार से भारत के एक ही केंद्र शासित प्रदेश में बहती है जिसका नाम है लद्दाख। अब ये पश्चिम दिशा में बहती है, लद्दाख से प्रवेश करती है, यानी कि ये देखिएगा पश्चिम दिशा में चल रही है यहां से, और लद्दाख में कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये जा रही है। और इसके द्वारा यहां पर एक सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण किया जाता है। गोर्ज कहां पर बनता है, जो ये वाला भाग है यहां पर आपके एक सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण किया जाता है सिंधु नदी के द्वारा। और इसी गोर्ज से तो हम कहते हैं कि यहां पर ये हिमालय की कौन सी सीमा है, हिमालय की पश्चिमी सीमा इसी नदी के गोर्ज के द्वारा तय होती है। ठीक है, और हम पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो उसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के समय देखेंगे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक गोर्ज बनाया जाता है जो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये तो आता है इसका नदी आती है सिंधु नदी। अब हम नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो नदी तंत्र में इसकी सहायक नदियों की भी चर्चा होनी चाहिए। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसमें आप सहायक नदियों को देखेंगे कि देखिएगा यहां पर नदियों को देखिएगा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे यहां पर आपके ये झेलम नदी है, ये कौन सी नदी है, ये झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में। यहां पर आप देखेंगे चिनाब नदी है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। फिर यहां पर आप देखेंगे व्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है। उसके आगे आप देखेंगे सतलुज नदी है जो कि आपके तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है मानसरोवर झील से, फिर आपके हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से फिर आगे पाकिस्तान। और इस प्रकार से ये पांचों सहायक नदियां मिलकर आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बात करें तो ये नदी देखो कश्मीर क्षेत्र में कई नदियां इसमें आकर मिल जाती है। ये तो हमने 5 प्रमुख नदियां आपको बताई थी कि बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा और भी कश्मीर वाले क्षेत्र में बहुत सी नदियां मिलती है, यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में और कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर मिलती है, जिसमें आती है आपके जोस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदियां। आपके कौन सी नदियां, जोस्कर नदी का नाम है जोस्कर, जोस्कर पर्वत श्रेणी है ना, उसी के पास में यहां पर जोस्कर नदी है। एक आपने नुब्रा घाटी पढ़ी है तो उसके पास में नुब्रा नदी बहती है। इसी प्रकार से श्योक और हुंजा नदियां प्रवाहित होती है। जब आप सिंधु नदी की बात करते हो तो ये सिंधु नदी तिब्बत से बहने के बाद में लद्दाख वाले क्षेत्र में चलती हुई आगे बलूचिस्तान और गिलगिट वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में ये नदी प्रवाहित होती है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में बहती है, फिर आगे चलकर ये पाकिस्तान में अटक वाले क्षेत्र में जाती है, और अटक से आगे चलने के बाद में ये नदी जाकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से हम गंगा नदी की बात करते हैं ना, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है भारत में, उसी प्रकार से सिंधु नदी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अटक वाले क्षेत्र से आगे चलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि अटक वाले क्षेत्र से यह पर्वतीय भाग से आगे उतरते हुए मैदान में एंट्री मारती है। फिर आप इन नदियों में आप देखेंगे इस नदी तंत्र की 5 प्रमुख नदियां हैं। अब देखिएगा पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट कहां पर है, आप मानचित्र में देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपके मिठानकोट है। इस मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में पंचनद का विलय होता है। अब ये पंचनद क्या है, पंचनद आपके सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या है भाई, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों को पंचनद कहते हैं। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये 5 प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो आपको मानचित्र में दिखाई दे रही है, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए, ये नदी है सिंधु नदी। ठीक है, इस सिंधु नदी की सहायक नदियों में आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे इस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है भाई, ये नदी आती है आपके जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम के बाद में आगे देखेंगे यहां पर एक नदी आती है चिनाब नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से बहती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। चिनाब नदी को आप देखेंगे तो ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर और फिर आगे चली जाती है पाकिस्तान में। यहां पर झेलम और चिनाब का विलय हो जाता है। फिर आगे चलती है, आगे चलकर हम देखेंगे तो यहां पर रावी नदी है, जो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में जाती है और फिर पाकिस्तान में चलकर झेलम और चिनाब के साथ में मिल जाती है। तो ये तीनों नदियां यहां पर मिल गई। फिर आगे चलते हैं तो रावी के बाद में नदी आती है व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर आगे पंजाब वाले क्षेत्र में जाकर ये नदी सतलुज के साथ में मिल जाती है। सतलुज नदी को आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट से सतलुज का उद्गम होता है। सतलुज आपके हिमाचल में और फिर आपके पंजाब में बहती है। फिर पंजाब वाले क्षेत्र में इसमें व्यास नदी का विलय हुआ है और व्यास का विलय होने के बाद में यह नदी आपके
पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में चलकर आगे ये झेलम, चिनाब और रावी नदियों का पानी आ रहा है। उसके साथ में सतलज नदी का भी पानी मिल जाता है और सतलज में व्यास का पहले से ही मिल चुका है, यानी कि पांचों नदियों का पानी यहां पर आपके इसमें इन पांचों नदियों का पानी एक साथ मिल जाता है। और फिर ये नदी आगे चलते हुए यहां पर मिठनकोट के निकट इन सब का पानी जाकर सिंधु नदी में विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के मिठानकोट के निकट इन पंच नदों का विलय हो जाता है। पंच नद कौन से हैं? पंचनद का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम याद रखना कि पंचनद कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है पंचनद में झेलम, दूसरी नदी आती है चिनाब, या उसे आप चेनाब भी कहते हैं, चिनाब कहो या इसे आप चेनाब कहो, एक ही बात है, ठीक है। फिर तीसरी आती है, देखो सिंधु, उसके बाद में झेलम, फिर चेनाब, उसके बाद में आ जाती है रावी, रावी के बाद में नंबर 4 पर आ जाता है आपका व्यास और नंबर 5 पर आ जाती है नदी सतलुज नदी। ये इनकी दिशा कैसी रहती है? इनका आपका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये आपके प्रमुख नदियां हैं जो पंच नद के नाम से जानी जाती है, ठीक है। याद रखना भाई, इनको भी 5 उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रख लेना आप अच्छे से। अब ये नदियां आगे चलकर कहां मिलती है भाई? आगे दक्षिण की ओर बहती हुई जाती है। अब देखो यहां से नदी बहने के बाद में क्या जाती है? नदी यहां से दक्षिण की ओर बहती है, यहां से नदी लगातार अब दक्षिण की ओर बहती जा रही है और फिर ये चक्कर आपके अरब सागर में कराची के पूर्व दिशा में पहुंच जाती है। अरब सागर में चली जाती है, कराची के पूर्व दिशा में, यहां पर कराची शहर है उसके पास में ये अरब सागर में जाकर विलय हो जाती है। अब जब आप सिंधु के मैदान को देखोगे तो सिंधु के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा देखने को मिलता है। सिंधु के मैदान का ढाल क्या है? अत्यंत ही धीमा ढलान है। जैसे गंगा नदी का ढलान अत्यंत धीमा ढलान है, उसी प्रकार से इसका ढलान धीमा है। और जब जब ढलान धीमा होता है तो नदी में मोड़ बहुत अधिक पड़ते हैं। आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, आप अपने क्षेत्र में देखिएगा या अपने खेत में देखिएगा, खेत में देखेंगे जब आप पानी सिंचाई करते हैं, खेत में पानी लगाते हैं, तो आप देखना एक खेत का आपका ढलान अधिक होगा। ढलान क्या होगा? ऐसे खड़ा ढलान वाला क्षेत्र होगा तो उसमें आप देखेंगे कि पानी है वो तेजी से सीधा सीधा बहेगा, इधर इधर उधर दोनों दिशाओं में फैलेगा नहीं। जैसे ही आपका ये ढलान आपके खत्म हो जाएगा तो ढलान के बाद में कम ढलान वाला भाग आएगा ना, तो पानी आपके इधर उधर दोनों दिशाओं में फैलने लगेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि उसमें ढलान कम हो गई तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो गई, जिसकी वजह से पानी चारों दिशाओं में आपके फैलने लग जाता है। यानी कि पानी आपके धीरे धीरे इस प्रकार से मोड़ बनाते हुए बहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये नदी बहती है आपके मैदानी भागों में, मोड़ बनाते हुए बहती जाती है और यहां पर इसमें नदी के द्वारा विसर्प भी देखने को मिलते हैं, गोकुर झीलें भी देखने को मिलती है। लेकिन उनकी चर्चाएं हम इतनी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे का वो सारा का सारा क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, इसलिए हम इसके विसर्पों की, गोकुर जिलों की चर्चाएं नहीं करेंगे। ये चर्चाएं विसर्प गोकुर जिलों की हम गंगा नदी के संदर्भ में करते हैं क्योंकि वो भारत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो उनकी हम विस्तार से चर्चाएं करते हैं, ठीक है। इस नदी की लंबाई की बात करते हो तो 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, यानी कि जो तिब्बत वाले क्षेत्र में जहां से नदी का वोक्खरचू हिमनद से उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट, वहां से लेकर कराची के पास में ये डेल्टा बनाती है, उस क्षेत्र तक आपके कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, जल्दी से आप कमेंट करके भी बता देना उस नदी का नाम क्या है। वो नदी है आपकी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में से प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। और अफवा क्षेत्र सबसे बड़ा किसका है? तो वो आता है अमेजन नदी का। अब देखिएगा जो सिंधु नदी की लंबाई है ये आपके 2900 किलोमीटर, ये कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो ये आपके 3 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में? 3 देशों में इसका प्रवाह है। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो इसका प्रवाह आता है चीन में, दूसरे नंबर पर इसका प्रवाह आता है भारत में और तीसरे नंबर पर आ जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में प्रवाहित होने के बाद में ये नदी चली जाती है अरब सागर में। पाकिस्तान के बाद में कहां जाती है ये? अरब सागर में। तो हिमालय की जो बड़ी नदियां हैं उनमें से सबसे जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है सिंधु नदी, वो अपना जल अरब सागर में विलय करती है। इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। सिंधु नदी बेसिन, अब देखो सिंधु नदी बेसिन अर्थात सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग, सिंधु नदी बेसिन यानी कि सिंधु नदी का मैदान है। उस सिंधु बेसिन में 1/3 से अधिक भाग आपके भारत में स्थित है।
यानी कि जो सिंधु नदी का पूरा प्रवास क्षेत्र है, प्रवास क्षेत्र यानी कि जो तिब्बत वाले भाग से उद्गम होता है वहां से लेकर कराची तक यहाँ का इसका प्रवास क्षेत्र देखने को मिलता है। भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों में प्रवाह है। उस प्रवास क्षेत्र में से 1/3 भाग से थोड़ा सा अधिक भाग भारत में है और बाकी का इसका पूरा का पूरा शेष भाग आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि चीन में नहीं है, चीन में तो थोड़ा सा ही भाग है, तिब्बत वाले क्षेत्र से उद्गम होता है और थोड़ी सी दूरी चलने के बाद में ये नदी आ जाती है भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब भारत में आप देखेंगे तो भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में इसका प्रवास क्षेत्र देखने को मिलता है। अब यहां पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो आप लद्दाख में देखेंगे तो लद्दाख में आती है सिंधु नदी, मुख्य सिंधु नदी है वो लद्दाख में है। फिर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इसकी सहायक नदियां मिलेगी। भाई सिंधु नदी तो केवल और केवल लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में इसकी सहायक नदी मिलेगी आपको, सबसे बड़ी और सबसे इसकी प्रमुख सहायक नदी झेलम मिलेगी और एक नदी यहां पर मिलेगी जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी। झेलम और चेनाब नदी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। फिर आप चलते हो हिमाचल प्रदेश में, कहां पर चलते हो, हिमाचल प्रदेश में। आपको मानचित्र याद रहना चाहिए। देखिएगा, आप मानचित्र देखते हैं, देखिएगा झेलम और चिनाब दोनों के दोनों नदियां कहां पर है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। जब आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में इसकी सभी नदियां आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको नदियां मिलेगी, इसकी झेलम नदी यहां पर हिमाचल में नहीं मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी चेनाब नदी। झेलम, चिनाब, चेनाब के बाद में कौन सी मिलेगी, रावी, रावी के बाद में व्यास और व्यास के बाद में सतलज। यानी कि ये पांचों नदियां आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इन पांच में से 4 नदियां आपको हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हुई मिलेगी। पंजाब वाले क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, पंजाब वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी रावी का कुछ भाग मिलेगा, फिर आपको व्यास नदी का प्रवास क्षेत्र देखने को मिलेगा और फिर आपको सतलुज नदी का प्रवास क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भारत के इन राज्यों में ये सारी नदियां प्रवाहित होती है। लद्दाख में सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर में झेलम और चेनाब नदी, हिमाचल प्रदेश में चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां, और पंजाब में रावी, व्यास और सतलज नदियों का प्रवास क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, 1/3 भाग भारत में प्रवाहित होता है और शेष भाग आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब भारत और सिंधु, आपके ये सिंधु जल संधि क्या है जो 1960 में हुई थी। देखिएगा, 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, दोनों अलग अलग नहीं थे, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता था। अंग्रेजों को हमने आंदोलन करते हुए भगा दिया कि आप और उसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को आंदोलन के माध्यम से हमने भगा दिया और अंग्रेज चले गए भारत से बाहर। अंग्रेजों ने जब जाते जाते भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि 1947 में अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 देश बना दिए। एक देश भारत रखा और दूसरा देश रख दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वो देश था जो लगातार भारत के साथ में संघर्ष करता आ रहा था। अब ये अंग्रेजों ने जमीन का विभाजन तो कर दिया भाई, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करते हुए कहा कि ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। अब इसके साथ ही यहां पर जो 5 नदियां प्रमुख बह रही है, सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये नदियां भारत वाले क्षेत्र से बहती है और अपना जल पाकिस्तान की ओर ले जाती है। तो इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में नदियों के जल के उपयोग को लेकर आपके विवाद होने लगे। तो इनका निपटान करने के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि होती है, जिसे आपके इंडस रिवर ट्रीटी कहते हैं। सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, ये विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य संधि करवाई गई, जिसमें यह संधि की जाती है कराची में। पाकिस्तान का प्रमुख शहर है कराची शहर, जो अरब सागर के तट पर है। इस कराची शहर के निकट ही सिंधु नदी अपना जल आपके अरब सागर में ले जाकर विलय करती है। कराची शहर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जिनका नाम है भाई आपके अयूब खान, ये दोनों बैठते हैं विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1960 में। अब इसमें क्या तय हुआ, इसमें तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान इन 5 सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों के जल में से 20% पानी का उपयोग तो भारत करेगा और बाकी के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस संधि के तहत
इस सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, जो आपके पश्चिम दिशा की ओर की नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के द्वारा काम में लिया जाएगा। और बाकी की 3 नदियां कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों का पानी भारत के द्वारा काम में लिया जाएगा। तो इन टोटल 6 नदियों के पानी में से भारत केवल 20% पानी को काम में लेगा, बाकी का 80% पाकिस्तान काम में लेगा। ये जो पानी को काम में लेने का हस्ताक्षरित आपके हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कहा गया कि भाई ये जो 20% पानी होगा, इसको सिंचाई के रूप में काम में लिया जाएगा। बाकी का पानी, सिंचाई के अलावा पानी को कहां काम में लेते हैं, आप नौका संचालन कर सकते हो, या फिर आप आपके जल विद्युत उत्पादन करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके बाध्यता नहीं रहती है। आपके जल विद्युत उत्पादन के लिए भारत के द्वारा आपके बांध बनाए जा सकते हैं, उन बांधों का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन रहता है। उसके अंतर्गत आप पानी, भारत 20% से अधिक पानी का भी उपयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि जल विद्युत उत्पादन में क्या होता है कि भाई पानी आपके बांध के द्वारा पानी को टरबाइन मशीन के ऊपर गिराया जाता है, और उस टरबाइन मशीन घूमने से विद्युत उत्पादित होती है और पानी आपके आगे नदी में बहता हुआ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर 20% पानी को काम में लेने की बात हुई, वो सिंचाई के लिए बात है, उसमें आपके जल विद्युत में अधिक पानी का उपयोग किया जा सकता है। जो सिंचाई के लिए भारत पानी काम में लेगा, उस पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों में सिंचाई के लिए काम में लिया जाएगा। यानी कि जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं, उन राज्यों में पानी को काम में ले जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, इन्हीं के तहत आपके राजस्थान में पानी की सिंचाई के लिए यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि आपके सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाया, और उसके माध्यम से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मरुस्थलीय भागों को सिंचित किया जाता है। ठीक है, ये सिंधु जल संधि है, जो कि वो भारत भाई अपने जल विवादों को कम करने के लिए, भारत पाकिस्तान के संघर्षों को कम करने के लिए ये नदी आपके, ये जल संधि हस्ताक्षरित होती है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद में आप लगातार समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कई बार संघर्ष हुए हैं। जैसे 1965 का युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और उस कारगिल युद्ध के बाद में आप देखते हैं कि कई बार भारत है वो जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान के हाथ पाए जाते हैं, पाकिस्तान के सहयोग से आतंकवादी घटनाएं घटित होती है। तो उन मुद्दों के जब जब ये इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो उसमें आपके इस सिंधु जल संधि के समझौते की बात आती है, और उस समझौते की वजह से आपके ये समझौता लगातार आपके चर्चाओं में देखने को मिलता है। तो इस समझौते को आप अच्छे से याद रखना कि कब हुआ था, 1960 में हुआ था, कराची में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति अयूब खान थे। ठीक है, तो ये था आपके सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया। ठीक है, ये समझौता आपके कई बार आप चर्चाओं में देखने को मिल जाता है। कई बार इस समझौते के निलंबन की बातें भी होती है कि भाई दोनों देशों के बीच में संघर्ष को देखते हुए इस समझौते को आपके निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार भी इसको निलंबित कर देती है कई बार। तो ये आपके समझौते आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है, तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, और दूसरा आउटकम्स रहा आपका सिंधु जल समझौता। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। ये दोनों के दोनों बिंदु आपने अच्छे से समझे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है, और इसे सिंधु जल समझौते को भी सीख लिया है। तो आपको छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी जो आपने पढ़ी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, या फिर 1500 किलोमीटर। जब आप सिंधु नदी के उद्गम की बात करते हो, तो इसका उद्गम होता है आपके तिब्बत में। तिब्बत में इसका उद्गम होता है। फिर ये जाती है आपके भारत में कहां पर? लद्दाख वाले क्षेत्र में। फिर ये जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर आगे ये कराची के निकट अरब सागर में विलय हो जाती है। तो यहां तक आपके अरब सागर में विलय होने तक इसकी कुल लंबाई कितनी आती है? तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पंचनद में शामिल नहीं है? अब देखिएगा, सिंधु की कौन सी सहायक नदी पंचनद में शामिल नहीं है? हमने पंचनदों की चर्चा की है, 5 नदियां जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें कौन सी शामिल नहीं है? झेलम, चेनाब, शोक और रावी। अब देखिएगा, आपने 5 नदियां पढ़ी है, और उनका उत्तर से दक्षिण का मैंने आपको क्रम भी बताया। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो ये सिंधु नदी इस प्रकार से आती है। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। उसके बाद में इसमें नदी आती है यहां पर आपके झेलम नदी।
फिर यहां पर आती है आपके चेनाब नदी, झेलम, चेनाब। चेनाब के बाद में कौन सी आती है? चेनाब के बाद में यहां पर नदी आती है आपके रावी नदी। ये नदी आ जाती है रावी नदी। रावी नदी के बाद में आपकी व्यास नदी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? व्यास नदी। व्यास के बाद में तिब्बत वाले क्षेत्र से यहां से सतलज नदी आती है। कौन सी नदी आ जाती है? सतलज नदी, सतलुज नदी। और ये नदी जाकर इस प्रकार से ये भी मिल जाती है आगे, और ये फिर ये पांचों नदियां आकर मिल जाती है यहां पर। कौन सी जगह पर? ये जगह आती है आपके मिठानकोट, मिठानकोट। ठीक है, तो ये पंच नदी में कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांच नदियां है। तो देखिएगा झेलम भी है, चेनाब भी है, रावी भी है, लेकिन शोक नहीं है। ये शोक क्या है? शोक अन्य नदियों में शामिल है। ये आपके पांच पंच नदी है। ठीक है, इसका क्रम भी ऐसे याद रखना, कौन सी नदी किसमें मिल रही है। झेलम नदी और चिनाब नदी का संगम होता है, चिनाब और रावी का भी संगम हो जाता है आगे। फिर आगे ये व्यास नदी इसमें सतलज में मिलती है, और व्यास और सतलज आगे जाकर इनमें एक, दो और तीन, तीनों नदियों के साथ में जाकर मिल जाती है। और फिर ये पांचों नदियां मिठानकोट के पास में आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर सिंधु नदी यहां पर कराची के निकट, आपके कराची के पूर्व दिशा में यहां पर अरब सागर में विलय हो जाती है। तो ये आपके प्रमुख पंचनद है। इसमें शोक, हुंजा, पंचनद में, पंचनद के अलावा कौन सी सहायक नदियां आती है इसकी? तो पंचनद के अलावा जोस्कर, नुब्रा, मुंजा और शोक, ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य छोटी सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनको आ भाई अच्छे से सारी सहायक नदियों को याद रखना। ठीक है, और सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में होता है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है। तो अपने साथियों के साथ में भी शेयर करते रहना, और लगातार आप इनको अच्छे से याद करते रहना, रिवाइज करते रहना, और अपनी भाषा में नोट्स भी तैयार करते रहना। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी के धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।